हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजू शर्मा आपके सामने सीबीएसई साइंस इंग्लिश मीडियम के टॉपिक या चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं। और चैप्टर के बारे में हमने कुछ बेसिक्स, कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। अब टॉपिक आपका, कल हमने क्या देखा था? केमिकल इक्वेशन जो थी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस्ड करना सीखा था। आज हम देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस हो जाती है, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को मोर इफ़ेक्टिव किस तरह किया जा सकता है, ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे। सपोज दैट Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस किया था। बैलेंस करने का तरीका हम सीख चुके हैं और बैलेंस इस प्रकार से ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाती है। जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या परिवर्तन करेंगे जिससे हम उसे ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उन सभी की फिजिकल स्टेट को उसके आगे ब्रैकेट में और स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। सॉलिड जो होता है, सॉलिड हुआ तो उसके लिए स्मॉल s होगा, लिक्विड के लिए L होगा, वो भी ये सभी स्मॉल लेटर में आएंगे। गैस के लिए G होगा एंड एक्वस सॉल्यूशन हुआ, एक्वस सॉल्यूशन जलीय जो विलयन हुआ उसके लिए यूज करेंगे AQ। तो यहाँ देखिए, ये केमिकल इक्वेशन है। जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आयरन जो होता है, आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये H2O ये लिक्विड फॉर्म में ना होकर गैसियस फॉर्म में है। ये गैस होती है, स्टीम होती है, इसके साथ में रिएक्ट करता है आयरन, और उसके बाद आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में निकलती है। तो सबसे बड़ी बात क्या करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हमने बैलेंस कर ली, बैलेंस करने के बाद क्या करेंगे, उनकी फिजिकल स्टेट को आगे लिख देंगे। अगर मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, एग्जांपल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं, इसमें मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद एक्वस सॉल्यूशन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसके आगे क्या लगाएंगे? AQ। इसके अलावा और देखो, एक तरीका हो गया, फिजिकल स्टेट को हमने ब्रैकेट में लिख दिया उनके आगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे ब्रैकेट में हमने स्मॉल लेटर में क्या लिख दिया? फिजिकल स्टेट को सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट लेटर की फॉर्म में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ ऐसी होती है जिनमें एनर्जी की दरकार होती है, यानी एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन है सपोज दैट, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट निकली है, उस हीट को प्रोडक्ट की साइड में, पीछे की साइड में क्या कहते हैं, प्लस साइन लगा के उस हीट को यहाँ लिख देंगे, जितना भी उसका अमाउंट होगा। उसके अलावा अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो भी हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब हुई है, उस हीट को क्या करेंगे, हीट कर दो, एनर्जी बोल दो, उसको प्रोडक्ट के साइड में माइनस साइन के साथ में लिख देते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं पीछे की साइड में। या फिर इसका अपोजिट कर सकते हैं, ये प्लस हीट है, इसको इधर लाइए रिएक्टेंट की साइड में, यहाँ माइनस हीट हो जाएगा, या वहाँ पर माइनस हीट है तो यहाँ पर प्लस हीट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा और क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर कोई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए बोथ हेडेड एरो लगा देंगे, यानी दोनों साइड में इस तरह का एरो यूज करेंगे। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केवल सिंगल हेडेड एरो लगा देंगे, एक साइड में
तीर वाला। उसके अलावा कभी कभी क्या होती हैं, कुछ रिएक्शन से होती हैं, कुछ रिएक्शंस पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। तो इन सभी दशाओं को क्या करते हैं, इन सभी जो भी दशाएं होती हैं, सपोज दैट ये कोई केमिकल इक्वेशन है, तो इसके लिए सपोज दैट यहाँ पर जो टेम्परेचर है 473 केल्विन चाहिए, सपोज दैट प्रेशर जो है 100 atm प्रेशर चाहिए। तो जो भी दशाएं होती हैं उनको जो एरो होता है, एरो के ऊपर क्या करते हैं, उनको दर्शा देते हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो किसी स्पेशल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या तो इंक्रीज कर देते हैं या घटा देते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो उस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी अगर कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे ये रिएक्शन है N2+3H2, ये आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, तो उस कैटालिस्ट को भी एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो हमने क्या देखा, किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके आगे जितने भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है उनके आगे ब्रैकेट में उनकी फिजिकल स्टेट को S, L, G या AQ की फॉर्म में लिख देते हैं, जो जैसा होता है उसी अकॉर्डिंग। दूसरा क्या करते हैं, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, उसके आधार पे हम इस प्रकार का साइन लगाते हैं। रिवर्सिबल के लिए दोनों साइड में एरो होगा, इरिवर्सिबल के लिए एक साइड सिंगल हेडेड एरो होगा। तीसरा, अगर कोई एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट के साइड में, प्रोडक्ट के पीछे प्लस हीट या प्लस एनर्जी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है प्रोडक्ट के साइड में। उसके अलावा फिर आपने देखा कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कोई स्पेशल टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, प्रेशर पे और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो इन सभी दशाओं को भी एरो के ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऊपर लिखते हैं, दर्शा देते हैं। तो ये तरीके हैं किसी केमिकल इक्वेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा जानकारी वाला बनाने के लिए। अब केमिकल इक्वेशन जो होती है, केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन भी हो सकती है। तो लिमिटेशन क्या हो सकती है, तो पहली लिमिटेशन है, केमिकल इक्वेशन को देखकर हमें ये पता नहीं लगता कि ये रिएक्शन तो पूरी तरीके से ये पूर्ण हुई है कि नहीं हुई, कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा पता नहीं लगता। इसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्टेंट जो हैं ये 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा पता नहीं लगता। दूसरा, हमें ये पता नहीं लगता कि अमाउंट कितना लिया, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और कितनी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमें मिला है। तो ये लिमिटेशंस हैं, यानी एक तो कंप्लीशन का पता नहीं लगता, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो या केमिकल रिएक्शन जो है कितनी कंप्लीट हुई है, ये पता नहीं लगता। कौन कौन सा रिएक्टेंट किस कॉन्सेंट्रेशन में लिया है और प्रोडक्ट किस कॉन्सेंट्रेशन में प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जानकारियों का अभाव होता है, या ये सभी क्या है, इसकी लिमिटेशन से सीमाएं हैं, कमियां हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, ये हमने, और अगर एक और बात हम बात करें हम, तो क्या है, इनसे और क्या पता लगता है, ये पता लग जाता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुई है और कौन सा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, ये पता लग जाता है। इनका यदि हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता लग जाता है, तो इस तरह से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और कुछ जानकारियों का अभाव भी रहता है। अब हम चलते हैं इसके बाद केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज जिस रिएक्शन में होता है उस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन बहुत तरह की होती हैं, उनमें से कुछ जो आपके कोर्स में दे रखी हैं, उसमें से पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को एडिशन भी बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें दो टर्म मालूम होनी चाहिए। पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ये 9th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या ये एलिमेंट और कंपाउंड। जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक इस रिएक्शन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्या है जनरली एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेज इन विच ओनली सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के सिमिलर टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट। जैसे हम बात करें गोल्ड, अब गोल्ड के अंदर जितने भी एटम होंगे वो गोल्ड 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 के होंगे, उसके अलावा और अदर कोई एटम नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को और फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये भी मालूम होना चाहिए एलिमेंट। जैसे हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है? ये मरकरी हो गए, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास देन दे फॉर्म कंपाउंड। यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड जो किससे मिलकर बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनते हैं कंपाउंड। तो इसमें एलिमेंट और कंपाउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ओनली सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या फिर दो या दो से अधिक कंपाउंड या फिर एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं और केवल प्रोडक्ट के फॉर्म में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे या सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी सभी रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और देखो हम कैसे समझ सकते हैं? एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, सिंगल 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 कंपाउंड। यानी हम क्या बोल सकते हैं? रिएक्शंस इन विच एलिमेंट एलिमेंट और एलिमेंट कंपाउंड और कंपाउंड कंपाउंड कंबाइंड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म ओनली सिंगल कंपाउंड। एक ही कंपाउंड बना दे तो ऐसी सभी रिएक्शन कहलाती हैं कॉम्बिनेशन और एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। देखो एग्जाम्पल की हम बात करें तो सीधा 2Mg प्लस O2। ध्यान रखिए मैं यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन सीधा लिख रहा हूँ मैं। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। और बात करिए 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O। और देखिए CO प्लस Cl2 इज इक्वल टू COCl2। और बात करते हैं हम Cu प्लस CuCl2 इज इक्वल टू Cu2Cl2। और देखिए CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस। और बात करते हैं NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4Cl। तो इस प्रकार से बहुत सारी रिएक्शन मतलब बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो देखिए Mg, यहाँ मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? एलिमेंट। ये एलिमेंट और MgO ये क्या है? कंपाउंड। तो किससे मैच कर रहा है? एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड पहले वाले से। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन। कॉपर क्या है? एलिमेंट। यहाँ लिख देते हैं बोले एलिमेंट एलिमेंट
ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट, ये क्या है कंपाउंड, हाइड्रोजन क्या है एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, वाटर क्या हुआ कंपाउंड, सोडियम एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड। तो ध्यान रखो ये तीनों जो रिएक्शन दे रखी है, वो इक्वेशन दे रखी है, ये तीनों की तीनों किससे मैच कर रही है, पहले वाले से, एलिमेंट प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू सिंगल कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड। ये मत सोचना आगे यहाँ 2 लग रहा है तो इसका मतलब 2 कंपाउंड हो गए, नहीं, ये तो वैलेंस करने के लिए लगाया ये तो। इसके बाद देखिए अब यहाँ बात करें CO, ये क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कंपाउंड, Cl2 क्या है यहाँ पर एलिमेंट, ये क्या हो गया कंपाउंड। तो किससे मैच कर रहा है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस एलिमेंट इज इक्वल टू 1 कंपाउंड, तो सेकंड वाले से। ये देखिए ये क्या है एलिमेंट, कॉपर क्या है एलिमेंट, CuCl2 कंपाउंड, कॉपर और CuCl2 यानी एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं कंपाउंड। तो ये भी कैसी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। CaO ये क्या है कंपाउंड, H2O कंपाउंड, CaOH होल ट्वाइस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड इज इक्वल टू 1 कंपाउंड। तो किससे मैच कर रहा है थर्ड वाले से, तो इसका मतलब ये भी, यहाँ देखिए ये क्या है कंपाउंड, HCl क्या है कंपाउंड, NH4Cl कंपाउंड, तो ये भी थर्ड वाले से। तो यानी ऐसी सभी रिएक्शन जिनमें एलिमेंट 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 कंपाउंड 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 आपस में मिलकर केवल और केवल क्या बनाते हैं, एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण कर दें, उसे ऐसी सभी रिएक्शन क्या कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें से ये वाला आपके में एक एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कलर का क्या बनता है, एक पाउडर बनता है। मैग्नीशियम एक चमकदार क्या होती है, मेटल होती है। इसको जब बर्न कराया जाता है, लेकिन बर्न कराने से पहले ये चूँकि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव मेटल है, तो इस पर क्या होता है, ये एयर से रिएक्ट कर लेती है और इस पर एक लेयर जम जाती है। एक लेयर वो है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और यदि इसे जलाते हैं हम तो उसके उस स्थिति में यदि इसे हम जलाएं तो ये जल नहीं पाता है, ठीक प्रकार से जल नहीं पाता है, ये बर्न नहीं हो पाता। तो इसलिए इस असुविधा से बचने के लिए क्या करते हैं, पहले रेगमाल लाते हैं, रेगमाल से इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हुई थी वो लेयर क्या हो जाती है, इसमें रिमूव हो जाती है, हट जाती है। और जब ये मेटल बिल्कुल चमकदार निकल आती है, उसके बाद जब इसे जलाते हैं तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, वाइट कलर का एक चूर्ण बनता है, एक पाउडर बनता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसे साफ क्यों किया जाता है, इसको क्योंकि इस पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है हाईली रिएक्टिव होने के कारण। ये इसके बाद देखिए एक इस पर क्वेश्चन है, एक बार मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ध्यान रखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके में, तो क्वेश्चन देखिए ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जनरली हिंदी में बोलते हैं चूना। और हम बात करें ये चूना कौन सा है, दीपावली पर जब सफ़ेदी की जाती है तो उसके लिए थैली में हम मोटे मोटे दाने लेके आते हैं, मतलब एक प्रकार के पत्थर की तरह के सफ़ेदी लेके आते हैं थैली में, वो सफ़ेदी होता है। सफ़ेदी का ये फॉर्मूला है CaO। ये CaO को लाकर फिर क्या करते हैं, हम कोई पॉट लेते हैं, मटका लेते हैं कोई भी, और उसमें पानी भरकर और उसमें डाल देते हैं। जैसे पानी हम उसमें पानी में जब ये डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइम को यानी चूने को डालते हैं, तो उसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है और कुछ समय के बाद एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, एक
एक विलयन बन जाता है। वो विलयन जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम। तो हम करते क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन का, कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसको कभी भी सफ़ेदी में यूज नहीं करते कि इसको लेके दीवार पर थोड़ी रगड़ते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद जब ये सॉल्यूशन बन जाता है सिलेक्ट लाइम को लेके, और तब क्या करते हैं, हम वाइट वॉशिंग करते हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। एक पदार्थ है जिसके एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, उस पदार्थ को एक्स नाम दे दिया है, उसका यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में। तो उस पदार्थ का नाम क्या है, तो उस पदार्थ का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस में क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एक आपके में एक एक्टिविटी में दे रखा है कि उसमें वाटर भरा हुआ है एक कंटेनर में, और उसमें हमने क्या किया, कुछ पीसेज डाल दिए, किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के। कैल्शियम ऑक्साइड के पीस डालेंगे तो कुछ समय बाद, मतलब थोड़ी तुरंत ही क्या होता है, और यहाँ से बबल्स निकलते हैं। बबल्स निकल रहे हैं इसका मतलब कोई गैस निकल रही है, यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसको अगर आप छू के देखते हैं, हम टच करके देखते हैं तो ये गर्म लगता है, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इस रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन की इस इक्वेशन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ध्यान रखना है हमें कि इसमें क्या कि जो प्रोडक्ट लिखा है इसके पीछे हमें हीट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को प्रोडक्ट के पीछे की साइड में प्लस साइन लगा के लिखा जाता है। तो ये, उसके अलावा यहाँ इससे आगे और थोड़ा सा दे रखा है, वो क्या दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, वाटर लिक्विड था, एंड ये क्या, एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन को हम दीवार पर यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग में, सफ़ेदी करने में यूज करते हैं। अब जब ये हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये धीरे धीरे, जो हमारा एयर था, एयर के अंदर एयर होती है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है उससे, और रिएक्ट करने के बाद धीरे धीरे इस पर कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हो जाती है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। इसलिए ये लेयर 2 या 3 दिन में बन पाती है, इसलिए 2 से 3 दिन के बाद क्या होता है, दीवार जो होती है उन पर वाइट कलर यानी एक सफ़ेदी बिल्कुल एक चमकदार हो जाती हैं दीवारें। ठीक है, इसको इक्वेशन को यदि हमें और समझना है तो हम कैसे और समझ सकते हैं, देखिए कैल्शियम OH के यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम इस तरह से OH प्लस CO2, तो इसमें किस तरह से होती है, CaO उधर जाएगा, CO3 और बचा क्या यहाँ पर HHO, तो CaO वहाँ जुड़ेगा तो CaCO3 HHO H2O। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन में चलते हैं जिसका नाम है डीकम्पोजिशन, जिसे डिसोसिएशन भी बोल देते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो देखो ये क्या है, दीज रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है ये रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में अभी हमने देखा था एलिमेंट कंपाउंड आपस में मिलेंगे और केवल क्या बनाएंगे, एक सिंगल कंपाउंड। जबकि इनमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट कर दो, रिएक्टेंट की फॉर्म में केवल एक सिंगल कंपाउंड होगा, एक होगा कंपाउंड ओनली सिंगल होगा, सिंगल कंपाउंड होगा, और वो
या तो एलिमेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट, या फिर एलिमेंट कंपाउंड में, या फिर कंपाउंड कंपाउंड में। और कोई ज़रूरी नहीं है ये दो ही हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है प्रोडक्टिव फॉर्म में ये एलिमेंट एलिमेंट एक ही रहे, नहीं, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, ये कंपाउंड कंपाउंड एलिमेंट, कुछ भी बन सकता है, बनेंगे वही एलिमेंट और कंपाउंड। यानी रिएक्शंस हम बोले हैं डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे? रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड डिसोसिएट्स इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सनलाइट, यानी या लाइट बोल सकते हैं। जब कभी भी कोई भी कंपाउंड हो, एक सिंगल कंपाउंड हो, वो या तो हीट के द्वारा या फिर, यानी हीट का मतलब गर्म करने पर, या फिर सनलाइट में रखने पर, या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर, और वो डिसोसिएट हो जाए, वो टूट जाए। और टूटेगा किस में? या तो एलिमेंट में, एलिमेंट सभी एलिमेंटों में टूटेगा, या फिर एलिमेंट कंपाउंड्स में टूटेगा, या कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड्स में टूटेगा। इस प्रकार ऐसी रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इनमें जो एनर्जी दी जाती है वो तीन तरीके से दी जाती है, या तो हीट के फॉर्म में दी जाएगी, या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, पास कराई जाएगी, या फिर सनलाइट यानी ये एनर्जी के क्या है, इस रूप में एनर्जी दी जाएगी, हीट, इलेक्ट्रिक करंट या फिर सनलाइट। तो देखो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम हीट के बेस पर, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर और सनलाइट के बेस पर, इनके टाइप, पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्ड हो जाएगा फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल नाम से ही पता लग रहा है, थर्मल का मतलब होता है हीट। When a single compound dissociate into the element or compound with the help of heat, जब कोई कंपाउंड केवल हीट की प्रेजेंस में, गर्म करने पर के और किस में बदल जाए, एलिमेंट और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी सभी रिएक्शंस होती हैं, वो कहलाती हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन। इसे जब हीट देते हैं, हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म करने का साइन होता है, छोटा ट्रायंगल बना देते हैं, डेल्टा बोलते हैं इसे, डेल्टा। जब इसे गर्म करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखो CaCO3 क्या है, एक कंपाउंड, और कंपाउंड टूटा, ये किस में टूटा, कंपाउंड में। ये क्या है, कंपाउंड। तो एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट गया। उसके अलावा और देखिए, और हम बात करें, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करें, FeSO4 आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल देते हैं इसे। इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है Fe2O3, जिसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दूसरा बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस करें तो लो बैलेंस हो गया ये। यहाँ पर ये क्या है, FeSO4 एक कंपाउंड है, Fe2O3 एक कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड कंपाउंड है। तो ध्यान रखिए, एक कंपाउंड तीन अलग अलग कंपाउंड्स में ये टूट गया। यहाँ पर ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, और इस रूप में ना पाया जाकर ये कैसे पाया जाता है, FeSO4.7H2O, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 7 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके क्रिस्टल में 7 वाटर के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल अटैच होते हैं।
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, ये अटैच होते हैं और ये होता है ग्रीन कलर का। जब इसे गर्म किया जाता है तो सबसे पहले तो गर्म करने पर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये रिमूव होगा, इवेपोरेट होगा, ये बाहर निकलेगा और क्या बचता है FeSO4 और 7 जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है FeSO4। फिर इस FeSO4 को गर्म करते हैं तो FeSO4 को फिर हीटेड किया हमने या गर्म किया तो उसके बाद आयरन थर्ड ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड बोल लो इसको या बोल लो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का होता है फेरिक ऑक्साइड। एक थर्ड एग्जाम्पल और देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक आपके अंदर रखा लेड नाइट्रेट वाला PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं डेल्टा गर्म करते हैं तो PbO लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये निकलती है। तो ध्यान रखो इसको हम बैलेंस कर रहा हूँ, लेड नाइट्रेट ये लेड ऑक्साइड, ये लेड मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना ये लेड नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस। जब इसको हीटेड गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, उसके अलावा इसमें क्या होता है ब्राउन फ्यूम निकलते हैं, भूरे रंग के धुएं के छल्ले निकलते हैं इसमें, किसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम निकलते हैं, फ्यूम्स, भूरे रंग के धुएं के छल्ले, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ निकलते हैं। तो ये थर्मल डिसोसिएशन या थर्मल डीकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, कंपाउंड को हीट की प्रेजेंस में तो ये क्या बनाता है, दो कंपाउंड बनाता है। यहाँ फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करते हैं, ये ग्रीन कलर का माना जाता है, इसको गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड या जिसे आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। एक कंपाउंड से 3 अलग अलग कंपाउंड बने। यहाँ देखिए फिर ये लेड नाइट्रेट भी क्या है, कंपाउंड, लेड ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड, ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट। तो देखिए एक कंपाउंड से 2 तो कंपाउंड बने, एक क्या बना, एलिमेंट बना। तो इस प्रकार से ये थर्मल डीकम्पोजिशन कंप्लीट होती है यहाँ पर। इसके बाद अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, जिसे मैंने अभी लिखा था अभी उसको। चलो उससे पहले हम देख लेते हैं फोटोलिटिक या फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटो से पता लग रहा है, फोटो का मतलब लाइट, फोटो, अरे सॉरी। हाँ तो बच्चों हमने आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझा अच्छी तरह से। उसके बाद उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। उसके बाद हम देख रहे थे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमने देखा था थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड तीसरा टाइप है आपका फोटोलाइटिक। इसको हम कल वाले सेशन में हम देखेंगे। और जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, अभी इसमें काफ़ी कुछ रह गया है, कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो भी रह गई हैं और इनकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए इनको। कहीं कोई क्वेश्चन आता है जो आप पर नहीं आता, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे जो आप पर नहीं आता, तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।